ओके, इनसाइडर ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी। क्या होती थी इनसाइडर ट्रेडिंग? अच्छी बात होती थी कि बुरी बात होती थी? बुरी बात। सबको करना चाहिए? नहीं करनी चाहिए। अच्छा, इनसाइडर ट्रेडिंग का बेसिक मतलब होता था जब कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करके ट्रेडिंग की जाए, उसी को क्या कहा जाता था? इनसाइडर ट्रेडिंग, जिसकी हम लोग सेबी की रेगुलेशंस पढ़ रहे थे, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है, रेगुलेशन का नाम हमेशा ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? प्रोहिबिशन। ऐसा ना हो इनसाइडर ट्रेडिंग याद रह जाए, उसके साथ ये भी याद रखना जरूरी है कि उसकी पेनाल्टी कितनी थी। कितनी थी? करोर्स, हाँ, राइट। ठीक है, मिनिमम 10 लाख थी, और कितनी हो सकती है? 25 करोड़, या फिर 3 times द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेड, विच एवर इज हायर। ठीक है, ये पेनल्टी थी। फिर हम लोग ने इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस भी पढ़ी थी। इनसाइडर की डेफिनेशन पढ़ी थी, किस क्या था इनसाइडर? कनेक्टेड पर्सन, या फिर या जिसके पास यूपीएसआई हो। कनेक्टेड पर्सन में कौन कौन था? जो पिछले 6 महीने से एसोसिएटेड हो, या फिर प्रोफेशनल फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन की वजह से वो कंपनी से एसोसिएटेड हो, और या फिर डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय या प्रोफेशनल कैपेसिटी में एसोसिएटेड हो। ये सब होते थे कनेक्टेड पर्सन। फिर एक लिस्ट हम लोगों ने पढ़ी थी डीम्ड टू बी कनेक्टेड पर्सन की। ठीक है, याद आ गया वो कौन कौन होते थे डीम्ड टू बी कनेक्टेड पर्सन? जैसे कनेक्टेड पर्सन के रिलेटिव्स, और रिलेटिव की भी डेफिनेशन देखी थी क्या होता था। फिर हम लोगों ने रेगुलेशन 3 देखी थी। रेगुलेशन 3 बताओ क्या था? देख के बता रहे हैं। रेगुलेशन 3 क्या था? रिस्ट्रिक्शन ऑन कम्युनिकेशन या प्रोक्योरमेंट। जो इनसाइडर्स हैं वो ये इंफॉर्मेशन किसी को देंगे नहीं, और बाहर वाले इनसाइडर्स से ये इंफॉर्मेशन लेंगे नहीं। लेकिन इसके एक्सेप्शन थे 2। पहला एक्सेप्शन क्या था? अगर टेक ओवर ऑफर के अंडर अक्वायरर ने इंफॉर्मेशन मांगी है तो वो इंफॉर्मेशन हम उनको प्रोवाइड करवा देंगे। सेकंड क्या था? हाँ, टेक ओवर ऑफर नहीं है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन शेयर करना इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। और दोनों ही सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ता था? एक कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट। कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट में एंटर करना पड़ता था कि हम आपके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, लेकिन आप ये इंफॉर्मेशन फर्दर किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, यहां तक कर लिया था। यही पॉइंट्स अब डिटेल में देखिए दिए हैं। अब हम लोग यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन कम्युनिकेशन। नो इंसाइडर टू कम्युनिकेट यूपीएसआई, ये देखिए वही है। नो इंसाइडर शैल कम्युनिकेट, प्रोवाइड और अलाउ एक्सेस टू एनी यूपीएसआई। और इसी की थर्ड लाइन में लिखा है एक्सेप्ट वेयर सच कम्युनिकेशन इज इन फर्दरेंस ऑफ लेजिटिमेट पर्पस। लेजिटिमेट पर्पस मतलब क्या हुआ? लीगल पर्पस। तो कोई भी इंसाइडर कोई भी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट नहीं करेगा। सिर्फ किस पर्पस के लिए कम्युनिकेट कर सकता है? लीगल यानी कि लेजिटिमेट पर्पस के लिए। और यही चीज दूसरी क्या लिखी थी? नो पर्सन शैल प्रोक्योर फ्रॉम और कॉज द कम्युनिकेशन बाय एन इनसाइडर। यानी बाहर वाले इनसाइडर से कोई इंफॉर्मेशन मांगेंगे नहीं। सिर्फ किस पर्पस के लिए मांग सकते हैं? लेजिटिमेट पर्पस के लिए। ये वही चीज है। अब कह रहे हैं लेजिटिमेट पर्पस क्या माना जाएगा क्या नहीं माना जाएगा, इसके लिए कंपनी पॉलिसी बनाएगी। देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड पॉलिसी? लॉ में और पॉलिसी में, हाँ एग्जैक्टली पहली चीज तो लॉ पार्लियामेंट ने बनाया है, लेकिन पॉलिसी एंटिटीज बनाती है अपनी खुद की। जैसे अगर हम आपसे कहें कंपनीज एक्ट एंड पॉलिसी, लाइक पॉलिसी में हम लोगों ने बहुत सारी पॉलिसीज पढ़ी थी। एलओडीआर में अगर आपको याद हो तो याद आया कुछ कुछ, मटीरियल सब्सिडरी की, रिलेटेड पार्टी की, मटीरियल ट्रांजैक्शन की। ठीक है, तो ये कह रहे लॉ वो है जो सबके लिए लागू हो रहा है, लॉ वो है जो पार्लियामेंट ने बनाया है, पॉलिसी वो है जो हर कंपनी अपनी बनाती है। तो यहाँ ये कह रहे हैं, दोनों पॉइंट्स में लिखा था इनसाइडर सिर्फ लेजिटिमेट पर्पस के लिए इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है, और बाहर वाले सिर्फ लेजिटिमेट पर्पस के लिए इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, ये लेजिटिमेट पर्पस क्या माना जाएगा? इसके लिए कह रहे हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपनी खुद की पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि वो किसको लेजिटिमेट पर्पस मानेंगे और किसको नहीं मानेंगे। तो देखो वही लिखा है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी shall make a policy for determination of legitimate purpose as a part of code of fair disclosure and conduct formulated under regulation 8। जैसे इन्होंने देखो लिखा है,
आगे इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए लेजिटिमेट पर्पस में किसके साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग इंक्लूड हो जाएगी? शैल इंक्लूड शेयरिंग ऑफ यूपीएसआई इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बाय इनसाइडर विद। देखो ये क्या लिखने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं अगर हम कंपनी के पार्टनर्स, कोलैबोरेटर, लेंडर, कस्टमर, सप्लायर, मर्चेंट बैंकर, लीगल एडवाइजर, ऑडिटर एक्सेट्रा, इन लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो बताओ ये लेजिटिमेट पर्पस हुआ कि नहीं हुआ? यस। और अगर ये लेजिटिमेट पर्पस है तो बताओ ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग अलाउड है कि नॉट अलाउड है? अलाउड है। अब बात समझ में आई? तो उन्होंने एक इलस्ट्रेशन तौर पे दे दिया कि ये जो भी लोग हैं, लाइक पार्टनर्स हैं, कोलैबोरेटर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, सप्लायर हैं, ये सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए कंपनी की इंफॉर्मेशन मांग रहे होंगे, तो ये लीगल पर्पस है। और अगर ये इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं और इनसाइडर ने इनको इंफॉर्मेशन दे दी है, तो वो रेगुलेशन 3 का वायलेशन नहीं माना जाएगा। इज दिस थिंग नाउ क्लियर? ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना कि किसको किसको लेजिटिमेट पर्पस माना जाएगा। अच्छा, अब ये हेडिंग देखो क्या लिखी है, रेसिपिएंट ऑफ यूपीएसआई received on legitimate purpose is also an insider। मतलब हाँ, कह रहे रेसिपिएंट ऑफ यूपीएसआई इज ऑल्सो एन इंसाइडर। अब इंसाइडर ने लेजिटिमेट पर्पस के लिए जिसको इंफॉर्मेशन दे दी वो भी कौन हो गया? इंसाइडर। क्योंकि देखा जाए अब यूपीएसआई उसके पास भी आ गई, ठीक है, तो उसको भी क्या माना जाएगा? इंसाइडर। अगर वो इंसाइडर है तो बताओ ट्रेडिंग उसको अलाउड होगी कि नॉट अलाउड होगी? ट्रेडिंग उसको अलाउड नहीं होगी। ठीक है, तो कह रहे हैं जो रेसिपिएंट ऑफ यूपीएसआई होगा, जिसने लेजिटिमेट पर्पस के लिए इंफॉर्मेशन ली है, उसको भी क्या माना जाएगा? इंसाइडर। चलो, ये वही एक्सेप्शंस हैं। देखो, फर्स्ट एक्सेप्शन वही है, ओपन ऑफर अंडर टेक ओवर रेगुलेशन, और ये सेकेंड वाला वही था, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। आपको ये बात समझ आ रही है ना? जो ऊपर चार्ट हम लोगों ने किया था, नीचे उसी का डिस्क्रिप्शन दिया है। ये तो नहीं लग रहा नीचे वाला पढ़ाया नहीं? पक्का नहीं? अच्छा, हो सकता है लग जाए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वही चार्ट है, वही डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है। ओके, और ये देखो क्या था, एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट। दोनों ही एक्सेप्शन में एक पॉइंट था कि इनसाइडर जिसके साथ भी वो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं उसके साथ उनको क्या एंटर करना पड़ेगा? कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट। कि हमने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि आपके दोस्त ने आपको सीक्रेट बात बताई और साथ में एक लाइन क्या बोली थी कि तुम्हें बता रहे किसी को ना बताना। उसकी ये जो लाइन थी, यही कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट होता है। ठीक है, बस आपका विश्वास के बेसिस पे होता है, वहां लीगली कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो जिसको भी आपको कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बता रहे हैं उसके साथ कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। अब देखिए, अगर आपको याद हो तो हमने आपको बताया था जिसको जिसको हमने इंफॉर्मेशन शेयर करी उसका डेटाबेस मेंटेन होता है। ये पॉइंट याद आया? जिसके जिसके साथ हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, सेबी कह रहा है उनका डेटाबेस मेंटेन करो, उनका नाम, उनका पैन नंबर, उनका एड्रेस, उनका फोन नंबर सब रिकॉर्ड करो कि तुमने अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसके किसके साथ शेयर करी है। इसी को कहा जाता है स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस। मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस with names of persons with whom UPSI is shared and names of person who shared the same। इतनी लाइन तो हम बता दे रहे हैं, मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस विद नेम्स ऑफ पर्संस विद whom UPSI is shared। इसके आगे वाली आप बताओ, नेम्स ऑफ पर्संस who shared the same। किसने, हमारे डिपार्टमेंट से किसने ये इंफॉर्मेशन शेयर करी, यानी यहां से किसने बताई है और किसको बताई है, इसका डेटाबेस मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए लिखा है व्हाट इंफॉर्मेशन शुड अ लिस्टेड कंपनी मेंटेन इन इट्स स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस। द लिस्टेड एंटिटी शुड मेंटेन द नेम्स ऑफ द फिड्यूशरी और इंटरमीडियरी विद whom they have shared information। हर वो पर्सन जिससे इन्होंने इंफॉर्मेशन शेयर करी है, जो इंटरमीडियरीज हैं या जो भी है, ये लोग जो लेजिटिमेट पर्पस के लिए थे, ये जो ऊपर लिखे हुए थे, ये सब इनके साथ आपने जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करी है, देखो जरा उनके क्या क्या डिटेल्स मेंशन करना पड़ेंगे। पैन नंबर और अदर यूनिक आइडेंटिफायर ऑथराइज्ड बाय लॉ इन केस द पैन इज नॉट अवेलेबल। यानी उनका नाम लिखा जाएगा, पैन नंबर लिखा जाएगा, अगर पैन अवेलेबल नहीं है तो जो भी यूनिक नंबर, लेट से आधार या व्हाटएवर, जो भी उनकी यूनिक आईडी है वो सब मेंशन करना पड़ेगा। ये देखिए क्या लिखा है, द फिड्यूशरी और इंटरमीडियरी शैल एट देयर एंड be required to maintain details as required
इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्संस हैविंग एक्सेस टू यूपीएसआई। इसका मतलब क्या हुआ? हमारी कंपनी ने जिसको इंफॉर्मेशन शेयर करी, हमने स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस बनाया। आगे क्या लिखा है? हाँ, जो इंटरमीडियरी जिसके साथ शेयर करी उसको भी डेटाबेस में बनाना पड़ेगा कि तुमने किसके किसके साथ शेयर करी, सबको स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस बनाना पड़ेगा। तो हमने अगर आपके साथ शेयर करी तो हमें अपने डेटाबेस में आपका नाम लिखना पड़ेगा, और आप जो स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस बनाओगे उसमें आप उनका नाम लिखोगे, आपके डिपार्टमेंट में जिसके पास वो इंफॉर्मेशन है और आपने जिसके साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर करी। ठीक है, फाइन। एग्जाम्पल देखिए, इफ द लिस्टेड कंपनी हैज अपॉइंटेड अ लॉ फर्म और मर्चेंट बैंकर, आपको याद होगा मर्चेंट बैंकर एक इंटरमीडियरी होता था, ठीक है। कह रहे एक लिस्टेड कंपनी ने एक लॉ फर्म को या एक मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट किया है इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फंड रेजिंग एक्टिविटी। कैन यू गिव मी एनी एग्जांपल ऑफ अ फंड रेजिंग एक्टिविटी? आईपीओ, सबसे आसान आईपीओ है। फंड रेजिंग एक्टिविटी समझ गए? पैसा रेज करने का कोई तरीका, पैसा रेज करने का बेस्ट तरीका क्या है? आईपीओ, एफपीओ, ठीक है। तो अब मान लो किसी कंपनी ने फंड रेजिंग एक्टिविटी के लिए किसी मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट किया, तो ऑब्वियसली उस मर्चेंट बैंकर के साथ कंपनी को अपनी इनसाइडर इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी। इट शुड obtain the name of the entity so appointed along with the PAN or other identifier in case the PAN is not available। अब देखो क्या लिखा है आगे, the law firm or the merchant banker would in turn maintain its list of persons along with PAN or unique identifier as are required with whom they have shared the UPSI। ये सेकंड वाली बात कौन सी हुई? ये डेटाबेस बताओ किसको बनाना पड़ेगा? मर्चेंट बैंकर को। तो हमने इंफॉर्मेशन शेयर करी है मर्चेंट बैंकर के साथ, तो हम अपने डेटाबेस में मर्चेंट बैंकर का नाम लिखेंगे, और मर्चेंट बैंकर ने वो इंफॉर्मेशन जिसके जिसके साथ शेयर करी है उसका स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस मर्चेंट बैंकर को बनाना पड़ेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसको किसको आ गया समझ में? रेज योर हैंड्स। जिसको नहीं आया, नहीं आया बेटा, आ गया? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? चले आगे। थोड़ा सा और मुंह हिलाओगे तो आपको अच्छा लगेगा। एकदम ऐसे हिल ही नहीं रहा, जम गया है मुंह। थोड़ा अच्छे से, हाँ ना, ऐसे पूरा, आपको पता है पूरा घूमता है, मतलब पूरा नहीं, पूरा घुमाओगे तो हम डर जाएंगे। हाँ 180, ये पता है ना, 180 घूम सकता है ये। हम एक्चुअली इसलिए नहीं बोलते ना, अब ये भी समझाना पड़ जाएगा कि बाकी सब तो ठीक, वो 180 क्या बीच में बोल गई थी, तो इसलिए हम बोलते ही नहीं है। अच्छा आगे देखो, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन of every person required to handle UPSI shall ensure that the structural database is maintained containing the nature of UPSI and the names of persons who have shared the information। यानी कि ये structured database बनाने की responsibility बताओ किसकी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की या उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड की। और अगले पॉइंट में लिखा है कि ये जो स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस आपको बनाना है, ये आपको प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा कम से कम कितने साल तक? 8 years आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रेलेवेंट ट्रांजैक्शन। समझ में आया? यानी जिस दिन ये इंफॉर्मेशन की बात हो रही है वहां से 8 साल तक आपको ये स्ट्रक्चर डेटाबेस प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई? तो देखो रेगुलेशन 3, हाँ अब रेगुलेशन 3 को एक बार समअप करिए। रेगुलेशन 3 में हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा कि जो भी इनसाइडर्स हैं वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे, और जो बाहर वाले हैं वो इंफॉर्मेशन प्रोक्योर नहीं करेंगे। दो सिचुएशन में सिर्फ वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फर्स्ट एक्सेप्शन क्या था? टेक ओवर, एंड सेकेंड एक्सेप्शन क्या था? इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। ठीक है, और इन दोनों ही सिचुएशन में उनको क्या करना पड़ता था? कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज अलाउड ओनली फॉर लेजिटिमेट पर्पस। लेजिटिमेट पर्पस क्या होगा? इसके लिए हर कंपनी को अपनी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। जिसके साथ भी हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं उसको क्या बनाना पड़ता है? स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस। और वो स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस में वो जिनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन उनको अपने डेटाबेस में मेंटेन करनी है। ये डेटाबेस बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। एंड ये कितने साल तक मेंटेन करना है? 8 years। एनी डाउट? चले आगे। अच्छा अब आओ रेगुलेशन 4 पे। जरा हेडिंग देखो, अब यहां से चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग शुरू हो रहा है। ट्रेडिंग व्हेन इन पोजेशन ऑफ यूपीएसआई। ये क्या लिखा है? अभी तक, हाँ अभी तक तो ये क्या कह रहे थे? अगर आपके पास यूपीएसआई है तो ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं? ट्रेडिंग व्हेन इन पोजेशन ऑफ यूपीएसआई।
परमिशंस एंड लिमिटेशंस। नॉर्मल सिनेरियो तो यही कहता है कि अगर आपके पास यूपीएसआई है तो ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, क्योंकि वो इनसाइडर ट्रेडिंग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जब आपके पास यूपीएसआई है फिर भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और वो इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं माना जाएगा। अब वो पढ़ने वाले हैं हम लोग। देखो, रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग व्हेन इन पोजेशन ऑफ यूपीएसआई, फर्स्ट, नो इनसाइडर टू ट्रेड व्हाइल इन पोजेशन ऑफ यूपीएसआई। बताओ, ये तो जनरल रूल है कि अगर किसी इनसाइडर के पास यूपीएसआई है तो वो ट्रेड नहीं कर सकता। और इसमें भी पता है हम लोगों को, कनेक्टेड पर्संस टू एस्टैब्लिश दैट दे वर नॉट इन पोजेशन ऑफ यूपीएसआई। ये बात समझ में आई? कह रहे हैं जो कनेक्टेड पर्सन है, इनसाइडर के अंदर हम लोगों ने देखा था कनेक्टेड पर्सन। कनेक्टेड पर्सन अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो उनको पहले ये एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि हमारे पास यूपीएसआई नहीं थी, तब वो इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं माना जाएगा। वरना हम डीम्ड मान लेंगे कि इनसाइडर ट्रेडिंग थी अगर आप कनेक्टेड पर्सन हैं। अब जरा इसके एक्सेप्शन पे आना। जनरल रूल ये था कि नो इनसाइडर टू ट्रेड व्हाइल इन पोजेशन ऑफ यूपीएसआई, लेकिन अब हम इसके एक्सेप्शंस पढ़ने वाले हैं। तो बताओ जरा, एक्सेप्शन में हम लोग टेक्निकली क्या पढ़ने वाले हैं? कौन सी सिचुएशंस पढ़ेंगे जब उनके पास यूपीएसआई थी और वो ट्रेडिंग भी कर रहे थे और उसे इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं माना जा रहा था। देखते हैं जरा ये कब हो सकता है। देखो, फर्स्ट, इन केस ऑफ इनसाइडर इंटर से ऑफ मार्केट ट्रांसफर्स विदाउट ब्रीच ऑफ रेगुलेशन 3। जरा अंडरस्टैंड करना। मान लीजिए दो इनसाइडर हैं, ठीक है, दो डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, ठीक है। हम हमारी आवाज पे फोकस ऑन माय वर्ड्स। जरा सी कुछ आवाज आई एकदम चले गई, ये कैसी आवाज आ गई? अच्छा, दो इनसाइडर्स हैं, ठीक है, दो डायरेक्टर्स हैं कंपनी के। मान लो एक कंपनी सेक्रेटरी है, एक डायरेक्टर है, ठीक है। अब बताओ, अगर एक कंपनी सेक्रेटरी एक डायरेक्टर है, दोनों इनसाइडर है, ठीक है, दोनों इनसाइडर है और दोनों के पास यूपीएसआई है और दोनों के बीच में ट्रेडिंग हो गई। इंटर से मतलब आपस में, मतलब डायरेक्टर ने शेयर बेच दिए और सीएस ने शेयर खरीद लिए। ऑफ मार्केट, ऑफ मार्केट समझ गए, नॉट थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज। अब बताओ ये इनसाइडर ट्रेडिंग हुई कि नहीं हुई? सोचो, इनसाइडर ट्रेडिंग होती कब है? इनसाइडर ट्रेडिंग तब होती है जब एक को कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पता है और एक को नहीं पता है। हमें भी पता है अंबानी मरने वाले हैं, तुम्हें भी पता है अंबानी मरने वाले हैं। हम डायरेक्टर थे, तुम सीएस थे, ठीक है, हमें भी पता है मरने वाले हैं, आपको भी पता है मरने वाले हैं, लेकिन हमको लग रहा था कि उनके मरने से शेयर प्राइसेस गिर जाएंगे। तुम्हें लग रहा था, पता नहीं क्यों, कि उनके मरने से शेयर प्राइसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब हमने शेयर बेच दिया और आपने खरीद लिया। बताओ ये इनसाइडर ट्रेडिंग हुई कि नहीं हुई? दिस इज नॉट इनसाइडर ट्रेडिंग, जबकि दोनों इनसाइडर थे और दोनों के पास यूपीएसआई थी। ऐसे सिनेरियो में ट्रेडिंग अलाउड है। सेबी कह रहा है जब दोनों को कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पता थी तो फिर धोखा किस बात का? आपको भी तो पता था। इनसाइडर ट्रेडिंग तब होती है जब एक के पास इंफॉर्मेशन हो और एक के पास ना हो, लेकिन यहां दोनों के पास थी और दोनों ने ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन किया। स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू शेयर खरीदा बेचा ही नहीं, उन्होंने तो सेपरेट बाय एंड सेल कर दिया। तुम मेरे शेयर ले लो, हम तुम्हारे शेयर ले रहे, मेरे डीमैट अकाउंट से माइनस हो जाएगा, तुम्हारे डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, बात खत्म। कह रहे हैं इसको इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं माना जाएगा। तो इंपॉर्टेंट बात क्या हुई? इनसाइडर्स के बीच में हो, ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन हो और दोनों इनसाइडर के पास यूपीएसआई हो। अब देखो, ट्रेडिंग व्हेन इन पोजेशन ऑफ यूपीएसआई, यूपीएसआई थी, ट्रेडिंग भी हुई, लेकिन वो इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं माना गया। पहले इसको डाइजेस्ट करो। एनी डाउट? कुछ भी पूछ लो, हमें अच्छा लगेगा। नहीं पूछना? क्लियर है? पूछो कृष्णा, तुम कुछ पूछो। नहीं पूछोगे? अच्छा ठीक है, समझ आ गया सबको? यहां दिक्कत क्या हुई आपको समझ में आया? इसको क्यों इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं माना? कह रहे दोनों के पास थी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, हमें भी पता था, आपको भी पता था, तो धोखे वाली यहां कोई चीज नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट इन केस ऑफ इनसाइडर इंटर से मतलब आपस में, इंटर से है, ऑफ मार्केट ट्रांसफर है, विदाउट ब्रीच ऑफ रेगुलेशन 3। विदाउट ब्रीच ऑफ रेगुलेशन 3 मतलब दोनों के पास यूपीएसआई थी और फिर उन्होंने सोच समझ के डिसीजन लिया, ठीक है। एक तो ये एक्सेप्शन हो गया। दूसरा वाला देखो जरा, इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल इनसाइडर, ये क्या हुआ? नॉन इंडिविजुअल इनसाइडर मतलब, नॉन इंडिविजुअल इनसाइडर
जैसे अगर मान लीजिए हम कहें कंपनी का एक डायरेक्टर है मिस्टर ए, ये इंडिविजुअल इंसाइडर हुआ, इंसाइडर है और इंडिविजुअल है। और नॉन इंडिविजुअल इंसाइडर, लेट्स से कंपनी, उसकी मान लो सब्सिडरी कंपनी, बताओ उसकी सब्सिडरी कंपनी उसकी इंसाइडर हुई, लेकिन क्या वो इंडिविजुअल है? नहीं, इंडिविजुअल नहीं है। यानी यहां हम लोग बात कर रहे हैं नॉन इंडिविजुअल इंसाइडर्स की, ठीक है। देखना, इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल इंसाइडर, द इंडिविजुअल्स हु वर इन पोजेशन ऑफ यूपीएसआई वर डिफरेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल्स टेकिंग ट्रेडिंग डिसीजंस। बताओ क्या हुआ, समझना। एक कंपनी थी ए लिमिटेड, ठीक है। इस कंपनी की लेट से एक सब्सिडरी कंपनी थी बी लिमिटेड। ये जो बी लिमिटेड थी, पहले बताओ वो ए लिमिटेड की इंसाइडर हुई कि नहीं हुई? हुई, इनके पास सारी इंफॉर्मेशन होगी। अब ये बी लिमिटेड भी एक कंपनी है, ठीक है। कह रहे हैं इस बी लिमिटेड में दो डिपार्टमेंट्स थे, ये डिपार्टमेंट 1 था, ये डिपार्टमेंट 2 था। इनके पास यूपीएसआई थी और ट्रेडिंग इन्होंने करी, और इन दोनों ने आपस में एक दूसरे से कोई बात नहीं करी। इसको पहले डाइजेस्ट करो। नॉन इंडिविजुअल इंसाइडर, जिन्होंने ट्रेडिंग डिसीजंस लिए, उनके पास यूपीएसआई नहीं थी, और जिनके पास यूपीएसआई थी उन्होंने ट्रेडिंग नहीं करी। इसका मतलब जिन्होंने ट्रेडिंग करी उन्होंने यूपीएसआई का यूज नहीं किया, ठीक है, ये अलाउड है। लेकिन आपको नहीं लग रहा है ये कैसी बात है ना? ये तो बड़ी अजीब सी बात है। दो डिपार्टमेंट है तो आपस में बातचीत तो हुई होगी। आगे लिखा है, पहले यहां तक पढ़ना। द इंडिविजुअल्स हु वर इन पोजेशन ऑफ सच यूपीएसआई वर डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल्स टेकिंग ट्रेडिंग डिसीजन, एंड सच डिसीजन मेकिंग इंडिविजुअल वर नॉट इन पोजेशन ऑफ यूपीएसआई when they took the decisions to trade, and appropriate and adequate arrangements were in place to ensure that these regulations are not violated, and no UPSI was communicated by the individual possessing the information to the individual taking trading decisions। ये बात आपको प्रूव करनी पड़ेगी, मतलब समझे, सब्सिडरी कंपनी को ये प्रूव करना पड़ेगा कि हमारे वो दोनों डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग थे। जिन्होंने शेयर्स की ट्रेडिंग करी उनके पास यूपीएसआई नहीं थी, और जिनके पास यूपीएसआई थी उन्होंने कोई ट्रेडिंग नहीं करी। अगर वो ये प्रूव कर ले जाते हैं तो ये ट्रेडिंग अलाउड है और इसको इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं माना जाएगा। अब देखो, टेक्निकली वो इनसाइडर हैं और उनके पास यूपीएसआई भी है, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने ट्रेडिंग करी है तो वो ट्रेडिंग इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं मानी जा रही है। दिस इज द सेकेंड एक्सेप्शन। अब बताओ पहले ये समझ में आया कि नहीं आया? मेन कंपनी कौन सी थी? ए लिमिटेड। इनकी सब्सिडरी या रिलेटेड कंपनी कौन सी थी? बी लिमिटेड। तो बी लिमिटेड हो गई इनकी इनसाइडर, ठीक है। कह रहे हैं नॉर्मली अगर बी लिमिटेड कोई ट्रेडिंग कर रही है तो इनसाइडर ट्रेडिंग मान लिया जाएगा, लेकिन ये कह रहे हैं हमारी जो बी लिमिटेड थी इसमें दो डिपार्टमेंट्स थे। जो एक डिपार्टमेंट था उसके पास यूपीएसआई थी, और जो दूसरा डिपार्टमेंट था उसने ट्रेडिंग करी है, और इन दोनों डिपार्टमेंट की आपस में कोई बातचीत नहीं होती है, ठीक है। ये अगर इन्होंने प्रूफ कर दिया तो इन्होंने जो ट्रेडिंग करी है उसको इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं माना जाता। बट आप बताओ इसमें सबसे डिफिकल्ट बात क्या है? प्रूफ करना। ये प्रूफ करना, भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक ही कंपनी के दो डिपार्टमेंट्स हैं एंड दे वर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स। लेकिन अगर आपने ये प्रूफ कर दिया है देन इन दैट केस ऐसी सिचुएशन को इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं माना जाएगा। अब बताओ ये आ गया सबको समझ में? पक्का? अभी तक दो एक्सेप्शन हुए। पहला एक्सेप्शन बताओ कौन सा था? पहला एक्सेप्शन क्या था? ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन था बिटवीन टू इनसाइडर्स, ठीक है। और दूसरा कौन सा था? नॉन इंडिविजुअल इंसाइडर। अच्छा, इंडिविजुअल इंसाइडर के केस में ऐसा हो सकता है? कह रहे हैं कि पता हमको कानों से था, शेयर हमने हाथ से खरीदे। दो डिपार्टमेंट? नो। कह रहे हैं यूपीएसआई कान से सुनी थी और शेयर की ट्रेडिंग के लिए हाथ चलाया था, तो ये दो डिपार्टमेंट और आपस में संपर्क नहीं है। इज दिस पॉसिबल? कह रहे इंडिविजुअल के केस में ऐसा नहीं हो सकता। ये पॉसिबल सिर्फ कब है? जब नॉन इंडिविजुअल इंसाइडर होगा। क्लियर? दो एक्सेप्शन हो गए। और तीसरा एक्सेप्शन होता है अगर शेयर खरीदा जा रहा है, ट्रेडिंग की जा रही है एज पर ट्रेडिंग प्लान। ये ट्रेडिंग प्लान क्या है अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे रेगुलेशन 5 में। पहले जरा डिटेल्स पढ़ते हैं फर्स्ट। अब देखो वही चीज डिटेल में आएगा। रेगुलेशन 4,
इंसाइडर नॉट टू ट्रेड इन सिक्योरिटीज वाइल इन पोजेशन ऑफ यूपीएसआई. इसके एक्सेप्शंस देखिए, इसमें थोड़ा डिटेल में दिए हैं एक्सेप्शंस. रेगुलेशन 4 प्रिस्क्राइब्स दैट एन इंसाइडर shall not trade in securities which are listed or proposed to be listed when in possession of UPSI except in the following situation. अब अगर लिखा है except in the following situation, मतलब अब जो नीचे हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सब क्या है इसके exceptions. देखो फर्स्ट एक्सेप्शन देखो कौन सा हुआ. when there is a off market inter se transfer between insiders. फर्स्ट इज क्लियर, ठीक है. सेकेंड देखो, ये ऊपर नहीं दिया था. The transaction was carried through a block deal window mechanism between persons who were in possession of UPSI. What is this block deal window? पढ़ा है आपने. दो चीजें होती थी, एक ब्लॉक डील होता था, एक बल्क डील होता था. हाँ, कह रहे हैं जो बड़े, आपको याद है हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया था. आपको अगर स्टेशनरी की शॉप से एक पेंसिल खरीदनी है तो आप काउंटर से खरीदते हो, लेकिन अगर एक स्कूल का बड़ा ऑर्डर आना है तो वो उसको दुकान के अंदर बिठा लेता था. ये भी नहीं याद आया? याद आया कुछ कुछ. ब्लॉक डील मतलब वो लोग जिनको बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन करना होता है, स्टॉक एक्सचेंज ने उनके लिए एक सेपरेट विंडो खोल दी थी. याद है, उसमें स्टार्ट सुबह का टाइम होता था कुछ 15 मिनट का, और दोपहर का टाइम होता था, उनका सेपरेट टाइम था. दैट वाज ब्लॉक डील. तो अगर आप आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बस स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए स्टॉक एक्सचेंज ने आपको एक सेपरेट विंडो दे दिया था, जिसको हम लोग क्या कह रहे थे, ब्लॉक डील. अब कह रहे हैं अगर दो इनसाइडर हैं, दोनों के बीच, दोनों के पास यूपीएसआई थी और दोनों ने ब्लॉक डील के थ्रू ट्रांजैक्शन किया है, तो भी हम उसको इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं मानेंगे. बताओ इसमें क्या चेंज आया? पहले तो ये ट्रांजैक्शन समझो, इसको क्यों इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं मान रहे हैं पहले ये बताओ. क्योंकि दोनों के पास यूपीएसआई थे. अगर दोनों के पास यूपीएसआई थी तो इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होगी. हमको बताओ फर्स्ट और सेकंड में फर्क क्या है? हाँ, ऊपर वाला जो है दैट इज एन ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन एंड नीचे वाला इज अ मार्केट ट्रांजैक्शन, वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हो रहा है. अब बात समझ में आई? लेकिन स्टॉक एक्सचेंज के नॉर्मल आवर्स में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं वो अलाउड नहीं है. नॉर्मल आवर्स में ट्रेडिंग करने का मतलब तो पता चल गया ना सबको कि आप कौन सा बाय ऑर्डर या सेल ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं. तो फर्स्ट पॉइंट में है, दो इनसाइडर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, दोनों के पास यूपीएसआई है ऑफ मार्केट. सेकेंड, दो इनसाइडर, दोनों के पास यूपीएसआई है, दोनों ट्रेडिंग कर रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, लेकिन ब्लॉक डील के थ्रू. ठीक है, फाइन. तो भी उसको इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं माना जाएगा. बताओ ब्लॉक डील आया कि नहीं आया? पक्का. ब्लॉक डील का मतलब क्या हुआ? जो बड़े ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको नॉर्मल स्टॉक मार्केट के वर्किंग आवर्स में नहीं किया जाता, उनको एक सेपरेट विंडो, एक सेपरेट टाइम स्लॉट दे दिया जाता है कि आपका जो बाय एंड सेल ऑर्डर होगा वो नॉर्मल मार्केट आवर्स में ना होकर इस टाइम पे होगा, तो उसको सेपरेट विंडो कहा जाता है. ठीक है. एक तरह से देखा जाए इस ब्लॉक डील में पब्लिक नहीं देख रही है ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन सिर्फ कौन देखता है? वही बायर एंड सेलर. अब दोनों के पास यूपीएसआई है, दोनों इनसाइडर हैं, तो उसको इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं मानेंगे. एनी डाउट नाउ? 2 पॉइंट्स हो गए. अच्छा, थर्ड देखो, ये द ट्रांजैक्शन इन क्वेश्चन वाज कैरीड आउट pursuant to statutory or regulatory obligation or to carry out a bona fide transaction. बताओ ये insider trading क्यों नहीं है? This is very simple. Transaction in question was carried out pursuant to a statutory or regulatory obligation. ये transaction करने के लिए किसने कहा था? लॉ ने. कह रहे अगर लॉ ने कह दिया, स्टैट्यूट ने कह दिया, तो फिर तो insider trading की बात ही नहीं है. मतलब हमारे पास यूपीएसआई थी, लेकिन शेयर की खरीद बेच करने के लिए लॉ ने हमसे कहा, कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट थी जिसकी वजह से हमने शेयर की खरीद बेच करी. अगर उस वजह से हम शेयर की खरीद बेच कर रहे हैं तो उसको इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं माना जाएगा. थर्ड इज क्लियर? थर्ड इज क्लियर? फिर सो गए सब. फोर्थ बताओ क्या है? व्हाट इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन? ईसॉप क्या होता है? एम्प्लॉयज को क्या दिया जाता है? हाँ, पहले एक ऑप्शन दिया जाता है, कुछ समय बाद आपका ये ऑप्शन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? शेयर में. आप कह रहे हैं द ट्रांजैक्शन इन क्वेश्चन वाज अंडरटेकन पर्सुएंट टू एक्सरसाइज ऑफ स्टॉक ऑप्शन. हमको बताओ जो कंपनी के एम्प्लॉय हुए वो इनसाइडर हुए कि नहीं हुए? हुए. अब उनको स्टॉक ऑप्शन मिला था, आज वो अपने स्टॉक ऑप्शन को चेंज करके शेयर ले रहे हैं, तो उनसे कहा गया तुम इनसाइडर हो, तुम्हारे पास यूपीएसआई थी और तुम शेयर खरीद रहे हो, तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग हो गई.
बताओ इनसाइडर ट्रेडिंग मानेंगे कि नहीं मानेंगे? वो कह रहे भैया इसलिए थोड़ी ले रहे हैं कि हमारे पास यूपीएसआई थी, हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्शन था, और वो ऑप्शन आज एक्सरसाइज करने का समय आ गया है। तो अगर हम अपना स्टॉक ऑप्शन एक्सरसाइज करके शेयर ले रहे हैं तो उसको इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं माना जाएगा। ठीक है, फिफ्थ वाला थोड़ा टफ है, आप पढ़ के बताइए। कितने लोगों को लग रहा है हाँ टफ तो है? समझ नहीं आ रहा? सुना सुना लग रहा है कि सूना सूना लग रहा है सब? जब से सीएस में आए हैं, है ना, सब सूना सूना लगे। और स्पेशली जब आप अपने दोस्तों को देखते हैं जो कॉलेज में होते हैं आपके ऐसे कोई दोस्त जो कॉलेज में होते हैं, है ना, उनकी लाइफस्टाइल देख के खुद और डिमोटिवेट हो जाते हैं, है ना, कि वो लोग घूम रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि उनका वो जो भी कर रहे होते हैं, बीबी एमबीए व्हाटएवर, उसके बाद जॉब भी लग जाती है उनकी, यहाँ ग्रुप ही नहीं निकल रहा। अच्छा, लोग पता है और परेशान भी करते हैं, लोग कहते हैं अभी भी कर रहे हो? हाँ, अभी आपके साथ ऐसा नहीं हुआ, होपफुली ना हो, बट नॉर्मली कुछ लोग ऐसे पूछने लग जाते हैं। अच्छा, 3 साल पहले आपसे पूछा क्या कर रहे हो? सीएस। 3 साल बाद पूछा क्या कर रहे हो? सीएस। तो कहते हैं अभी तक चल रहा है ना, टाइम लिमिट नहीं है ना। आ गया फिफ्थ वाला, अब ज्यादा क्या डिस्कस करें। अच्छा, एक चीज डिस्कस करनी थी, संडे को वी आर हैविंग हाँ संडे सुनते हैं आपको लगा संडे, संडे क्यों? संडे को 1 घंटे का सेशन है, फाइनेंशियल लिटरेसी का एक सेमिनार है। जो पर्सन है ही इज अ सेबी ऑथराइज्ड ट्रेनर यू कैन से, एंड ही इज कमिंग ऑल द वे फ्रॉम मुंबई, एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट, मतलब की बात बता दे रहे हैं, यू विल बी गेटिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ सेबी टू अटेंड दैट सेमिनार ओनली। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, संडे को 1 घंटा निकाल सकते हैं संडे को? हाँ देखो, हाँ तक नहीं निकल रहा है किसी का। कितने बजे? हाँ ये अच्छा बात है, सुबह 11 बजे हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो सुबह 11 बजे है, ये आपके लिए ऑप्शनल नहीं है, पूछ नहीं रहे हम आपसे, आपके लिए कंपलसरी है, और 11 बजे आपको आना है। ठीक है, अगर आप नहीं आए तो अगले हफ्ते की पूरी क्लास में हम नहीं आएंगे। हो सकता है 1 हफ्ते की जगह 1 महीना भी हो सकता है, क्योंकि 1 महीने बाद फिर कुछ है। क्या है? फिर आपका एग्जाम आ जाएगा, मतलब हम तो आएंगे लेकिन आप क्लास में नहीं आएंगे। मैंडेटरी है टू अटेंड दिस सेमिनार। रीजन बीइंग, ऐसे सर्टिफिकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, बिकॉज जब आप अभी आगे जाएंगे अपने करियर के लिए, जॉब के लिए, तो वो आपसे पूछेंगे व्हाट क्वालिफिकेशन, व्हाट सर्टिफिकेट्स यू हैव, तो आप कहेंगे कि क्लास फर्स्ट में काऊ पे ऐसे बोला था, उस पे कॉन्सोलेशन प्राइज मिला था। अब स्कूल में कुछ मिला नहीं, सर्टिफिकेट मिला है किसी को कुछ? हाँ बड़ा, तो स्कूल के सर्टिफिकेट्स प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए उतने वैलिड। हम बता तो रहे हैं, आप कहेंगे वो डिबेट में खड़ा कर दिया था, वो ग्रुप सिंगिंग कंपटीशन गाना गा दिया था, है ना, ये सब। और कौन से? हैंड राइटिंग, ये देखो, हैंड राइटिंग और इन सब में हमको मिल गया था। ये सब जाके मत दिखाना कंपनी में, उन्होंने पूछा व्हाट क्वालिफिकेशन यू हैव, हैंड राइटिंग, डिबेट, डांसिंग, गाना भी गा दिया था, ये सब मत दिखाना। यू शुड बी हैविंग सम गुड क्वालिटी, जैसे ये ओडीओपी का सर्टिफिकेट मिलता है आपको, भले ही वहाँ कुछ करते नहीं है, आई अंडरस्टैंड, ठीक है, बट स्टिल ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सेबी का रिकॉग्नाइज्ड है, तो डेफिनेटली इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, और आपके लिए तो सबसे ज्यादा, बिकॉज आप मॉड्यूल 2 में पढ़ रहे हो, सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। 1 घंटे का होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा। सो संडे को आना है, भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा, बट आई होप संडे को सब 1 घंटे के लिए आ जाएंगे। घर पे बैठ के ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, ठीक है, हाँ, नहीं ऑनलाइन नहीं होगा, कुछ चीजें ऑफलाइन है, ठीक है, ऑफलाइन होगा, आपको यहाँ पर आना पड़ेगा और सेशन अटेंड करना पड़ेगा। हाउ मेनी ऑफ यू विल कम? हाथ कहाँ है तुम्हारा? क्या दुविधा हो जाती है? तुमको लगा कि कुंभ जाके मॉड्यूल 1 निकल गया, ऐसा ही है। अब तुम्हें लग रहा है 2 के आसार नहीं लग रहा है, तो तुमने सोचा अयोध्या जाके 2 निकलवा ले, है ना। देखिए, इनके पास होने की स्ट्रेटेजी समझ रहे हैं सब लोग,
ये 1 के जस्ट पहले कुंभ गए थे। अब जहां जैसे जैसे 2 पास आ रहा है, ठीक है, प्रोफेशनल में, प्रोफेशनल में कुछ बड़ा जाना है ना। हाँ, ये देखो केदारनाथ सही है। अच्छा, ओके सो 1 घंटे कोई बात नहीं, ऑप्शनल मतलब वैसे तो मैंडेटरी है, बट कोशिश करना अटेंड कर लीजिएगा। आप लोग के लिए मैंडेटरी हम क्या कर सकते हैं, बट कोशिश करिएगा अटेंड करिएगा, दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। वो 1 घंटे से आपको कुछ सेबी को ऑथराइज्ड है, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग। ठीक है, फाइन, चलो। हाँ, ये वाला पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हो गया था। और 6th वाला, हाँ बेटा, हाँ 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 हाँ, देखो, ओके आई गॉट योर पॉइंट। ही इज ट्राइंग टू से इज दैट हमें इसॉप से शेयर मिल गया और वो शेयर हमने बेचा, लेकिन पॉइंट देखो क्या लिखा है, द ट्रांजैक्शन इन क्वेश्चन वाज अंडरटेकन पर्सुएंट टू एक्सरसाइज ऑफ स्टॉक ऑप्शन। शेयर बेचने की बात नहीं हो रही है, ऑप्शन से शेयर में कन्वर्ट की बात हो रही है। आप समझे, हमें शेयर मिल गया, अब हम उसको बेच रहे हैं, ये ट्रेडिंग हुई, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं हमें ऑप्शन मिला था, उस ऑप्शन को हम शेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये ट्रेडिंग का हुई है, तो हमें शेयर मिल रहा है। एक तरह से देखा जाए ऑप्शन था, उस ऑप्शन से हमने शेयर खरीद लिया। सो दिस विल, हम इसलिए नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि हम इनसाइडर का फायदा उठा रहे हैं, हम इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि मेरे पास ऑप्शन पड़ा हुआ था। ठीक है, तो दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट सेलिंग ऑफ द शेयर्स इन द मार्केट, वो नहीं कर सकते। देखो, एक बार इसॉप का शेयर इंप्लॉय को मिल गया, अब वो नॉर्मल शेयर बन जाता है, वो नॉर्मल शेयर होल्डर है। जो रिस्ट्रिक्शन बाकी सबके ऊपर एप्लीकेबल होती है, वही उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होती है, बस फर्क वहां तक होता है जब तक वो ऑप्शन शेयर में कन्वर्ट ना हो जाए। तो ये बात करें ऑप्शन के कन्वर्ट होने वाले ट्रांजैक्शन की, वो अलाउड है। ठीक है, अब 6th वाला देखो क्या है, द ट्रेड्स वर इन अकॉर्डेंस विद ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग प्लान अभी रुक जाओ, ये भी हम बताएंगे फिर से, क्योंकि देखो अगली जो रेगुलेशन है वो पूरी वही है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, व्हेन अ पर्सन हु हैज ट्रेडेड इन सिक्योरिटी हैज बीन इन पोजेशन ऑफ यूपीएसआई, his trade would be presumed to have been motivated by the knowledge and awareness of such information। ये बताओ क्या लिखा है, अगर इंसाइडर ने ट्रेडिंग करी है तो क्या मान लिया जाएगा, his trade would be presumed to be have been motivated by the knowledge and awareness of such information। अगर आप इंसाइडर हैं और आपने ट्रेडिंग करी है तो क्या प्रिज्यूम किया जाएगा कि आपने उसी इंसाइडर इंफॉर्मेशन की वजह से ट्रेडिंग करी है। भले ही आप ये कह रहे हो नहीं नहीं हम तो एक्चुअल में भी खरीदना चाह रहे थे, वो कह रहे हम नहीं मानेंगे, अगर तुम्हारे पास यूपीएसआई थी और तुमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है तो हम मान लेंगे कि तुमने वो ट्रेड एग्जीक्यूट किया है उसी यूपीएसआई की वजह से। ठीक है, और अगला वाला भी देखो वही है, इन केस ऑफ कनेक्टेड पर्सन ऑनेस्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग दैट दे वर नॉट इन यूपीएसआई शैल बी ऑन सच कनेक्टेड पर्सन। बताओ ऑनेस्ट क्या हुआ, बर्डन ऑफ प्रूविंग, बताओ क्या पॉइंट हुआ, in case of connected person the onus of establishing that they were not in possession of UPSI is on the connected person। इंटरप्रेट करो लॉ को, ये किसको प्रूव करना पड़ेगा, कनेक्टेड पर्सन को ही, यानी सेबी क्या प्रिज्यूम कर रहा है कि तुम इनसाइडर हो, कह रहे हैं कनेक्टेड पर्सन को खुद प्रूव करना पड़ेगा कि भैया हमारे पास यूपीएसआई नहीं थी इसलिए इस ट्रांजैक्शन को इनसाइडर ट्रेडिंग ना माने, वरना से भी ये प्रिज्यूम मान लेगा कि आप अगर कनेक्टेड पर्सन है तो आपके पास यूपीएसआई है, और अगर आपके पास यूपीएसआई है और आपने ट्रेड किया है तो उसको इनसाइडर ट्रेडिंग मान लिया जाएगा। क्लियर, कौन सी रेगुलेशन पढ़ रहे थे हम लोग, रेगुलेशन 4। इसमें हम लोग ने ये पढ़ा, नॉर्मल जनरल रूल तो यही कहता है कि जिनके पास यूपीएसआई है वो ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर इन्होंने कुछ एक्सेप्शंस दिए कि किन किन सिचुएशन में यूपीएसआई होने के बाद भी वो ट्रेड एग्जीक्यूट किए जा सकते। अब बताओ, पूरी रेगुलेशन 4 में एक बात नहीं समझ में आ रही थी, क्या, ट्रेडिंग प्लान, है ना, ट्रेडिंग प्लान अभी तक बचा है। देखो अगली पूरी रेगुलेशन है ट्रेडिंग प्लान की, रेगुलेशन 5। ये जैसे केस लो हम बढ़ाते वैसे आप भी बढ़ा देते हो ना, सही बताओ, है ना, सही है, क्वेश्चन आएगा तब समझ आएगा। ट्रेडिंग प्लान बस 2 मिनट डिस्कस कर लेते हैं, फिर कल पढ़ेंगे। एक बात समझिए, जरा एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए आपने अपने घर वालों से कहा कि हम बाहर जाना चाहते हैं घूमने के लिए, ठीक है, तो उन्होंने आपसे कहा, शायद आपके साथ ऐसा होता भी हो, उन्होंने आपसे कहा कि पहले हमको सब बताओ, ठीक है, किसके साथ जाओगे, कहाँ जाओगे, कितनी देर में आओगे, ऐसा होता है आपके साथ, है ना,
और फिर जब आप जाते हैं तो बीच में 10 बार फोन भी आता है, कहाँ हो, है ना, कितनी देर में आ रहे हो, एग्जैक्टली तो हुआ क्या, आपने कहा कि हम कई बार घूमने जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके और हमें आपकी परमिशन चाहिए, तो आपके पिताजी ने कहा ठीक है हम परमिशन देने को तैयार है, लेकिन हमारी एक शर्त है, तुम हमें साल के बिगिनिंग में 1 तारीख को बैठ के पूरा बताओ कि पूरे साल किस किस दिन किसके किसके साथ कहां कहां जाओगे, कितनी देर के लिए जाओगे, ठीक है। आपने कहा एक पूरे साल का बताना पड़ेगा हमें, पहली 1 तारीख को हमारे साथ बैठो और तुम घूमने जाना है ना, सब परमिशन देंगे हम, लेकिन 1 तारीख को हमारे सामने बैठो और बताओ किस किस दिन जाओगे, किसके साथ जाओगे, कहां कहां जाओगे, कितनी देर में आओगे। अब आप कह रहे हो 1 साल का पूरा बताएं, अभी से कैसे डिसाइड, एक दिन पहले तो डिसाइड नहीं होता, ठीक है, लेकिन आपके पिताजी ने कहा अगर इतना बता दो तो हम तुम्हें परमिशन दे देंगे, ठीक है। अच्छा आपने भी पहला आंसर तो आपका ये आया, रहने दो, नहीं जाना, है ना, लेकिन फिर अच्छा दिमाग आपके पास भी था, सीएस कर रहे हैं, आपने पता है कौन कौन सी डेट्स बताई, अपनी बर्थडे, उसकी बर्थडे, अरे दोस्त की, तुम लोग तो कितना क्या सोचते हो, अपनी बर्थडे, उसकी बर्थडे, अगर उसकी शादी हो चुकी है तो उसकी एनिवर्सरी, नहीं, अच्छा फिर अरे 2 बड़ी स्पेशल डेट्स हैं, बताओ वो 2 स्पेशल डेट्स, सीएस वाले बच्चों के लिए 14 फेब नहीं होती, 2 स्पेशल डेट्स कौन सी होती हैं, हाँ 25 फरवरी और, अच्छा तुम कह रहे हो अच्छा ये वाली, हम तो अपनी बता रहे थे, चलो 14 फेब भी ले लिया आपने, डेट्स बता दिया आपने, कहा देखो 14 फरवरी को जाएंगे, इनके साथ जाएंगे, अपने बर्थडे वाले दिन जाएंगे, ठीक है, ये सब आपने पहले से बता दिया इस दिन में। तो आपके पिताजी ने जब पहली लाइन बोली थी, वो भी कलाकार आपके पिताजी, उन्होंने बात यहां से शुरू करी थी कि देखो साल के पहले दिन तुम हमें बताओगे कि तुम्हें कब जाना है, कहां जाना है, किसके किसके साथ जाना है, लेकिन उन दिनों में जो दिन हम बता रहे वो इंक्लूडेड नहीं होने चाहिए, और वो दिन है तुम्हारी बर्थडे 14 फेब, 25 न्यू ईयर, क्रिसमस, ये सब हटा दिए। अब पिताजी ने कहा जहां जाना है जाओ, अब आप क्या कहेंगे, आप ही जाओ, रहने दो, है ना, इसको कहा जाता है ट्रेडिंग प्लान। अब समझो ट्रेडिंग प्लान क्या है, जो सेबी है, सेबी ने क्या कहा इनसाइडर्स से, तुम्हें ट्रेड करना है ट्रेड करो, हमें साल के पहले दिन बता दो, हमें 1 साल का पूरा डिस्क्रिप्शन दो कि तुम कब कब कौन सा शेयर कितने रुपए पे खरीदोगे। आप सोच के देखिए, शेयर ही एक ऐसी चीज है जो आप 1 घंटा पहले नहीं बता सकते हैं कि हम कितने, भाई प्राइस चेंज होता रहता है, लेकिन वो कह रहे तुम्हें ट्रेडिंग करनी है हम करने देंगे, क्योंकि इनसाइडर्स ने कहा कि भैया हमारी डेफिनेशन सोचो, इतने इनसाइडर, उनके कनेक्टेड, उनके डीम टू बी कनेक्टेड, और आप कह रहे हो ट्रेडिंग नहीं कर सकते, तो सीधा मतलब तो ये हुआ हम लोग लाइव पर कभी शेयर खरीद बेच नहीं कर सकते। तो सेबी ने कहा नहीं नहीं परेशान ना हो, दिल छोटा ना करो, हम तुम्हें ट्रेड करने की परमिशन देते हैं, लेकिन तुम्हें हमें 1 साल का प्लान बताना पड़ेगा, तुम कब कब शेयर खरीदोगे, कितने रुपए का खरीदोगे, पूरा ट्रांजैक्शन की डिटेल्स दो, ठीक है, और उसमें कौन सी डेट्स नहीं होनी चाहिए ये भी बता दिया, जैसे डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स, उसके आसपास की डेट नहीं होनी चाहिए, बताओ क्यों। जब इनसाइडर से कहा गया कि तुम प्लान बताओ, ठीक है, तो इनसाइडर ने दिमाग लगा के क्या बोला, अच्छा ठीक है 1 अप्रैल 31 मार्च, बताओ क्यों बताई उसने, फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे उस टाइम प्राइस में फ्लक्चुएशन होगा, उसने दिमाग पहले ही लगा लिया, सेबी उसके पहले दिमाग लगा के बैठा है, सेबी कह रहा है ये डेट्स हो ही नहीं सकती, इसके अलावा तुम हमें 1 साल का बता दो, ठीक है, कि तुम्हें कब कौन सा शेयर कितने रुपए में किसके साथ क्या खरीदोगे, पूरा डिटेल दो, तब हम तुम्हें ट्रेड करने की परमिशन देंगे, और उसको इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं माना जाएगा। अब ट्रेड करने की परमिशन दी कि नहीं दी, ठीक है, यहां पर सेबी ने क्या कहा, एक बार जो प्लान बता दिया अब तुम्हें उसे एग्जीक्यूट करना मैंडेटरी है, मतलब अगर तुमने साल के पहले दिन बता दिया था कि हम 20 अगस्त को उनके साथ जाएंगे घूमने, तो पिताजी कह रहे अब जाना ही, कुछ भी हो जाए प्लान वापस नहीं हो सकता, मतलब ये ना कहना नहीं ब्रेकअप हो गया हम नहीं जा पाएंगे, ब्रेकअप हो कुछ हो, जाना उसी के साथ पड़ेगा। सेबी ने कह दिया अगर तुमने ट्रेडिंग प्लान में लिख दिया कि इस दिन इतनी इतनी तारीख को इतना शेयर खरीदोगे तो तुम्हें खरीदना ही पड़ेगा, उस प्लान से तुम वापस नहीं आ सकते। और इसके बाद सेबी ने कहा अब खरीदना चाहो खरीद लो, तो इनसाइडर्स ने क्या कहा होगा, रहने दो। दिस इज व्हाट इज अ ट्रेडिंग प्लान।
समझ में आया? ठीक है, ये देखो अगली पूरी रेगुलेशन है ट्रेडिंग प्लान, और ये सब उसकी कंडीशंस हैं। ठीक है, ये हम लोग कल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर पर। चलो अभी CIPL निकाल लो। हम लोग डेट्स डिस्कस कर रहे थे, ऑनलाइन में एक बच्चे ने आंसर दिया गांधी जयंती। सही है।